स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में लॉकडाउन बढ़ाने पर आज बड़ा फैसला हो सकता है। राज्य में 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जाना करीब तय माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये संकेत दे दिए थे। माना यह जा रहा है कि लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ सकता है। आज पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ये प्रस्ताव रखेंगे, जिसमें उत्तराखंड सरकार लॉकडाउन बढ़ाने का प्रस्ताव रखेगी। राज्य सरकार ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को 15 मई तक बंद रखने की तैयारी पहले ही कर ली है। 9 पहाड़ी जिलों में 30 अप्रैल के बाद कुछ राहत दी जा सकती है, जबकि 4 मैदानी जिलों में 30 अप्रैल के बाद भी सख्ती संभव है। प्रदेश सरकार ने 17 बिंदुओं पर यह प्रस्ताव तैयार किया है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, सरकार ने पहले ही मन बना लिया है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़े। प्रस्ताव सरकार की ओर से तैयार है। 17 बिंदु हैं। कौन कौन से मुख्य बिंदु? दीपांकर, आवाज मिल रही है आपको? चलिए अपने सहयोगी के पास चलेंगे। उससे पहले एक बार फिर से बता दें, उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने पहले ही ये संकेत साफ साफ दे दिए हैं कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने की जरूरत है उत्तराखंड में भी, और इसी वजह से सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें 17 बिंदुओं का जिक्र है, 17 अलग अलग मुद्दों का जिक्र है कि क्यों लॉकडाउन जरूरी है प्रदेश में। हालांकि जब लॉकडाउन हटाया जाएगा तब भी इसे चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने की संभावना है। जो रूपरेखा उत्तराखंड सरकार ने तैयार की है उसके मुताबिक 9 पहाड़ी जिलों में 30 अप्रैल के बाद कुछ राहत दी जा सकती है, जबकि 4 मैदानी जिलों में 30 अप्रैल के बाद भी सख्ती संभव है। तो यह प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार की ओर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो सरकार के फैसले से अवगत कराएंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपांकर हैं। दीपांकर, बताएं जरा, प्रस्ताव तो पूरी तरह से तैयार है। अपनी बात को पुख्ता तौर पर उत्तराखंड सरकार भी रखेगी पीएम के सामने कि क्यों लॉकडाउन बढ़ाया जाना उत्तराखंड में जरूरी है। बिल्कुल मेनका, जिस तरह की स्थितियां उत्तराखंड में आई और मरीज 1 से बढ़कर 35 तक पहुंचे, हालांकि 5 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो अब सरकार ने 17 बिंदुओं का प्रस्ताव तैयार किया है और आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रस्ताव रखा जाएगा। उस प्रस्ताव में खासतौर पर कुछ खास बातें जो है, पहली बात यह कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया जाए, यह बात उसमें रखी गई है। दूसरी बात यह कि 15 मई तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को फिलहाल बंद रखा जाए। तीसरी बात है कि कैटेगराइज किया जाए स्टेट जिलों को। जिन जिलों में कोई मरीज नहीं आया उनको ए कैटेगरी में रखा जाए। उनमें हो सकता है 30 अप्रैल के बाद थोड़ी रियायत मिले, लेकिन जो बी कैटेगरी के जिले होंगे, जिनमें देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार शामिल हैं, उनमें 30 अप्रैल के बाद भी सख्ती बरकरार रहेगी। इसके अलावा धारा 144 लगी रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग 31 मई तक जारी रहेगी। इसके अलावा लोगों को मास्क पहनने के अनिवार्य रखने की जो बाध्यता है उसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। तो सरकार की कोशिश यह है कि लोगों को यहां पर किसी भी तरीके से कोरोना संक्रमण से बचाया जाए। और अब यह बात लगभग तय है। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की एक हामी भर बाकी है, केंद्र के दिशा निर्देश बाकी हैं, और उसका तय है कि उत्तराखंड में भी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बरकरार रहेगा। जी बिल्कुल, और इसके लिए जहां तक मास्क की बात है तो सरकार खुद ही सभी लोगों को उपलब्ध करवाएगी। तो इसके लिए व्यवस्था किस तरह से होगी कि सभी को मास्क मिल सके, और ये 1 टाइम यूज मास्क होता है तो उसकी कमी ना हो, सैनिटाइजर्स की कमी ना हो। तो इन सब की तैयारी किस तरह की है उत्तराखंड में? जी दीपांकर, आवाज मिल रही है आपको? तो चलिए दोबारा चलेंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर यही है, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि उत्तराखंड की सरकार ने पूरी तरह से मन बना लिया है, प्रस्ताव तैयार है। 17 बिंदुओं का जिक्र किया गया है कि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाता है तो किस तरह से प्रदेश सरकार जो है वो काम करेगी, रणनीति क्या होगी ताकि कोरोना का संक्रमण और न फैले। फिलहाल जो अच्छी खबर है उत्तराखंड से कि फर्स्ट स्टेज में ही यहाँ पर कोरोना का मामला है, लेकिन ये बढ़ना नहीं चाहिए। ये जो खतरा है ये न बढ़े, इसके लिए सरकार पहले से ही एहतियातन कई कदम उठा रही है।
है। दीपांकर, धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और दूसरे राज्यों के भी मुख्यमंत्री, और अंदाजा अनुमान यही है कि 14 तारीख के बाद भी पूरे देश में लॉकडाउन अभी बरकरार रहेगा। कुछ जगहों पर हो सकता है ढील देने का फैसला लिया जाए, तो ये तय होगा कैबिनेट मीटिंग के बाद ही, लेकिन आज उसके संकेत जरूर मिल जाएंगे जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी प्रधानमंत्री की उसके बाद। इधर उत्तराखंड में जरूरी सामानों की दुकानें फिलहाल 6 घंटे खुली रहेंगी। सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक छूट रहेगी। मुख्यमंत्री सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी लोगों से अपील की है कि जब आप सामान लेने के लिए भी घर से बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाए रखें। उत्तराखंड में शुक्रवार को भी कोरोना का कोई मरीज नया सामना नहीं आया है, कोई नया मामला सामने नहीं आया। ये लगातार दूसरा दिन है जब कोरोना का मरीज उत्तराखंड में नहीं मिला है। राज्य में अब कोरोना के कुल 35 मरीज हैं, 5 मरीज ठीक हुए हैं। किशोर रावत हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, बताएं जरा क्या स्थिति है? 35 मामले, 5 रिकवर कर गए हैं, 2 दिन से कोई नया मामला नहीं आया, ये काफी राहत देने वाली बात है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तराखंड में पिछले 48 घंटों में कोई नया मामला नहीं आया है, ये एक अच्छी खबर है, लेकिन स्थिति अभी भी फिलहाल नाजुक है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे 300 से ऊपर जो टेस्ट है वो अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन फिलहाल 48 घंटे से कोई नया मामला नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ जब ये मामले नहीं आ रहे और जिस तरीके से 1 या 2 मामले आए उससे पहले, तो जाहिर सी बात है जो 7 बजे से 1 बजे तक का समय है उसको सरकार अभी फिलहाल जारी रखेगी। वजह यही है कि नए मामले नहीं आया, लेकिन सरकार एहतियातों में पूरी सुरक्षा कर रही है। इसके साथ ही सरकार ने एक तय किया है कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी रहेगा, उन्होंने प्रस्ताव भेजा है। उसके साथ ही 31 मई तक सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया, यानी कल से लगातार 31 मई तक लोग जब भी निकले सार्वजनिक स्थानों पे जाएं, चाहे वो सब्जी की दुकानें हैं या फिर मंडी है, राशन की दुकानें हैं, दूध की दुकानें हैं या फिर और कोई दुकानें हैं, तो वहां पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए सख्ती से आदेश दिया है कि सभी लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने और बिना मास्क वाले नहीं निकले। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये बड़ा फैसला है और इसे सबको अमल में लाना होगा। धन्यवाद आपका किशोर पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ तो दुकानें खुली रहेंगी ताकि लोगों को किसी चीज की कमी ना हो, दिक्कत ना हो, लोग परेशान होकर भीड़ इकट्ठा ना करें, और दूसरी तरफ जब बाहर निकले तो आप तमाम नॉर्म्स का पालन करें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी भी कोरोना फर्स्ट स्टेज में है, ये राहत की बात है। इसे रोकने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं तबलीगी जमात को लेकर सीएम ने कहा कि अब भी कुछ लोग जो हैं जो छिपे हो सकते हैं, जिनकी तलाश की जा रही है, उनसे अपील की उन्होंने कि वो खुद बाहर आए, और बाहर नहीं आते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जमाती अगर अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता है, कोई भी तबलीगी अगर अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता है, तो उस पर हत्या की कोशिश का मुकदमा ये दर्ज किया जाएगा। और अगर कोई संक्रमित होने के कारण किसी की मृत्यु होती है तो उस पर 302 का मुकदमा लगाया जाएगा। इस तरह से जब हमने सख्ती की, हमारी इंटेलिजेंस ने, LIU ने, हमारी पुलिस ने और तमाम ऐसे लोग जो समाज में सुधी लोग हैं, समझदार लोग हैं, ऐसे मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उनसे भी हमने बातचीत किया, जो अन्य लोग भी जो समाज में बीच में काम करते हैं उनसे भी हमने बातचीत की, और उसके बाद ये लोग बाहर आए। और मैं कह सकता हूँ कि अब हमें उम्मीद है कि लगभग सभी लोग, अगर कुछ अभी लगता है कि कुछ अभी होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग बाहर आए हैं। मैं आज आपके माध्यम से उनसे फिर एक बार अपील करना चाहूँगा। राज्य में यद्यपि हम कह सकते हैं कि हमने आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि हम उसको रोक पाने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये संक्रमण फैलाने वाला है, अनेक राज्य हमारे बहुत इससे प्रभावित हैं, और इसलिए अभी मुझे नहीं लगता कि जो लॉकडाउन की अवधि है उसको हटाया जाए, उसको और बढ़ाए जाने की प्रदेश के सभी प्रबुद्ध लोग हमको लगातार अपने तरीके से हमको सूचित भी कर रहे हैं, अपने सुझाव दे रहे हैं कि इसको और बढ़ाए जाने की जरूरत है।
हरिद्वार में पुलिस को चकमा देकर भागे जमाती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ज्वालापुर के कसबान मोहल्ले से गिरफ्तारी हुई है। जमाती को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इसे स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखा है, जहां इसे क्वारंटाइन किया गया। जांच रिपोर्ट का इंतजार फिलहाल चल रहा है। आपको बता दें, जमाती पुलिस के ट्रेस करने से पहले ही अपने घर से फरार हो चुका था। इनका जो है मेडिकल टीम के द्वारा मेडिकल कराकर जो है इनका भी क्वारंटाइन फैसिलिटी के लिए भेज दी गई है, क्योंकि इनका स्वास्थ्य परीक्षण और इनका जो है वो निगरानी बहुत जरूरत है। तो उसका बाद जो है जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। इधर बीजेपी विधायक का विवादित बयान आया है जमातियों को लेकर। कोटद्वार के पास लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने जमातियों को लेकर कहा कि जमाती राष्ट्र विरोधी हैं और इन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। साथ ही उत्तराखंड में तबलीगी जमात पर हमेशा के लिए प्रतिबंध की भी इन्होंने मांग की। इससे पहले चमोली से बीजेपी के ही विधायक महेंद्र भट्ट ने भी इसी तरह का बयान दिया था। तबलीगी जमातियों पे पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए और मैं समझता हूं कि आज एक देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ये शामिल जैसे समझा जा रहा है। मैं समझता हूं कि आज ये विशेषकर उत्तराखंड में तो पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए और आगे भी इनकी गतिविधियों पे रोक लगनी चाहिए। हल्द्वानी में कोरोना के लिए रेड जोन घोषित होने के बाद भी सील किए गए वनभूलपुरा इलाके में हेल्थ टीमें घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी जुटा रही है। पुलिस के जवान भी इस हेल्थ टीम के साथ हैं ताकि कोई भी घर ना छूटे और कोई भी संदिग्ध ना छूटे। ये पूछ रहे हैं कि वो रेलवे बस इनको जो लोग होम क्वारंटाइन हो रखे हैं, जिनको एक एक आदमी को चेक कर रहे हैं, उसको जो भी उनको मेडिकल एड्स वगैरह दी जा सकती है, उनको वहाँ से हम एक्सेस हम दिलवा रहे हैं और पब्लिक भी कोऑपरेट कर रही है। कोरोना के कई मामले एक साथ आने के बाद हल्द्वानी का वनभूलपुरा इलाका पूरी तरीके से सील किया गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीमें किस तरीके से घर घर जाकर के लोगों के स्वास्थ्य जांच कर रही हैं। लोगों को बुलाया जा रहा है, पुलिस के जवान हैं और स्वास्थ्य की पूरी टीम है, एक डॉक्टर्स की, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी है, और वो बाकायदा ये पूछ रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्या है, और लोगों को घरों से बुलाया जा रहा है बाहर। यानी ये संभावना तलाशी जा रही है कि किस घर में लोग रहते हैं, क्योंकि हालांकि ये बाजार का इलाका है, लेकिन उसके बावजूद इस पूरे के पूरे इलाके को, रेलवे बाजार इलाके को सील किया गया है, क्योंकि जो वनभूलपुरा का इलाका है उसमें ये इलाका भी शामिल है, रेलवे बाजार का इलाका भी शामिल है। इसके अलावा 25 इलाके शामिल हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें गई हैं और 50 टीमें बनाई गई हैं और 50 टीमों के जरिए घर घर जाकर स्वास्थ्य जाँच हो रही है और ये तस्दीक की जा रही है कि कोई कोरोना का संदिग्ध तो नहीं। कैमरा पर्सन कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद के लिए राजनीतिक दलों में भी होड़ दिख रही है। देहरादून में बीजेपी के मोदी किचन के जवाब में अब कांग्रेस ने सोनिया रसोई की शुरुआत की है। कोरोना लॉकडाउन के बीच तमाम लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा, लेकिन इस बीच मदद करने वालों की भी कमी नहीं है। अब बीजेपी के मोदी किचन के बाद कांग्रेस ने भी नई शुरुआत की है और कांग्रेस ने रसोई को नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम पर दिया। पहली सोनिया रसोई की शुरुआत देहरादून में हुई है और रसोई की शुरुआत करने वाले लालचंद शर्मा का कहना है, कांग्रेस ने हमेशा गरीबों की बात की है और इसीलिए नाम सोनिया गांधी के नाम पर है। सारा मजदूर तबका यहाँ पर रहता है, बहुत सारे असहाय लोग रहते हैं, ताकि उन्हें जो है हम लोग भोजन दे सके। और हम इस बात के लिए हमें खुशी भी है कि हमारे सारे साथी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और लगभग हम 500 से 600 लोगों का रोज यहाँ से जो भोजन उन्हें पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हमें इसका नाम सोनिया रसोई इसलिए रखा है क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा ये बात कही है कि कोई भी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो असहाय व्यक्ति हो, उसकी मदद जो है हमेशा कांग्रेस ने करने का प्रयास किया और आज उसी प्रयास को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस की पहल पर देहरादून में मोदी किचन की शुरुआत करने वाले विधायक गणेश जोशी का कहना है, जरूरत में कांग्रेस ने अब शुरुआत तो की है, क्योंकि ये वक्त वोटर देखकर मदद करने का नहीं है। और मैं समाज के सशक्त लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, ईश्वर ने अगर आपको ताकत दी है, उसका सदुपयोग जनहित में होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए। और मुझे तो बहुत संतुष्टि मिलती है क्योंकि मैंने गरीबी को बहुत नजीक से देखा है, मैंने भूख भी देखी है, मैं टपकता हुआ मकान भी देखा है, इसलिए मैं इनकी पीड़ा को महसूस करता हूँ। आज चाहे उन्होंने देखा देखी करा, जिस भावना से किया, कुछ किया तो सही, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। बीजेपी और कांग्रेस के दो सबसे बड़े नेताओं के नाम पर किचन और रसोई चल रही है। मकसद है जरूरतमंदों को खाना खिलाना। अब भले ही इसमें कहीं न कहीं सियासत का तड़का भी हो, लेकिन इसी बहाने भूखों को खाना मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।
इधर लॉकडाउन का पालन नहीं करना रामनगर में 11 लोगों को भारी पड़ गया। इन लोगों को प्रशासन ने डॉक्टर की सलाह के बाद होम क्वारंटाइन किया है। ये सभी पुलिस द्वारा निगरानी के लिए उड़ाए जा रहे ड्रोन कैमरे की नजर में आए थे। पुलिस का कहना है कि अगर ये सभी इसका उल्लंघन करते पाए गए तो इन पर और भी कठोर कार्रवाई होगी। निगरानी कराई जा रही है। इस निगरानी में लगभग 11 व्यक्तियों की बाहर लॉकडाउन को तोड़े जाने की दृष्टांत प्रकाश में आए हैं, जिनका आज स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। इधर पौड़ी के कोटद्वार और श्रीनगर शहरों में लॉकडाउन उल्लंघन के बढ़ते मामलों से परेशान पुलिस महकमा अब इन क्षेत्रों में ड्रोन से गश्ती की जा रही है। श्रीनगर गढ़वाल में पुलिस अलग अलग क्षेत्रों में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर नजर रख रही है। 4 ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि कई स्थानों पर बैरियर होने के बावजूद, पुलिस की गश्त के बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। सब जगह पुलिस की बैरियर्स इत्यादि हैं, लेकिन प्राय हमको शिकायत मिली कि कई मोहल्ले में शाम के समय में लॉकडाउन के लिए उल्लंघन कर रहे लोग बाहर आ रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर कोरोना से बचने के लिए हरिद्वार की सब्जी मंडी में सैनिटाइजेशन टनल लगाई गई है। उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की ओर से हरिद्वार की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में इस टनल को लगाया गया है। मंडी में प्रवेश करने वाले हर शख्स को इस टनल से गुजरना पड़ता है ताकि उनका पूरा सैनिटाइजेशन हो सके। लड़ने के उद्देश्य से सैनिटाइजिंग टनल मंडी परिषद बोर्ड द्वारा लगवाया गया है और वर्तमान में इसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि हम इसमें ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी आए मंडी के अंदर प्रवेश करे तो इस टनल के थ्रू ही गुजरे। और इससे ये है कि एक सैनिटाइजेशन का एक जो पर्पस है कि एक प्रोसेस है, सैनिटाइजेशन सबसे पहला स्टेप है इस बीमारी से लड़ने का, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं उसको फॉलो करें। तो एक बहुत अच्छा कदम यहां पर उठाया गया। उधर हल्द्वानी में भी कुमाऊं की सबसे बड़ी सब्जी, फल और राशन मंडी में कोरोना को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। यहां पर भी सैनिटाइजेशन के लिए टनल लगाई गई है, जिसके जरिए हर आने जाने वाले लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि एक तरफ थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है तो दूसरी तरफ तमाम लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है इस टनल के जरिए। इसमें किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं और वो तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी जिन्हें यहाँ काम करने फिलहाल आना पड़ रहा है। ये कुमाऊं की मंडी है, यहाँ से संपूर्ण कुमाऊं को सप्लाई होती है। हमारे द्वारा यहाँ से कोरोना वायरस के लड़ने के लिए हमारे सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी पूरी तत्परता के साथ इस काम पे लगे हुए हैं और हमारा उद्देश्य है कि मंडी के अंदर से कोई भी संक्रमित व्यक्ति बाहर तक न जाए। और हम लोगों का प्रयास है कि किसी भी तरह अब हम सब लोग यहाँ पर अपने चैनलों के माध्यम से इस काम पे लगे। और लॉकडाउन का असर बहुतों की जिंदगी पर पड़ा है। प्रवासी लोगों की अगर हम बात करें, भारत चीन बॉर्डर पर रहने वाले ये लोग रास्ता बंद होने की वजह से अपने मूल गांव नहीं जा पा रहे हैं। देश के लिए सेकंड डिफेंस लाइन कही जाने वाली नीति और माणा घाटी के गांव के कई लोग इस बार अपने मूल गांव नहीं जा पा रहे हैं। सर्दियों में ये लोग निचले इलाकों में आते हैं और गर्मी के सीजन में अपने मूल गांव जाते हैं, क्योंकि वहीं पर इनकी काश्तकारी और नकदी फसलें भी तैयार होती हैं। लेकिन लॉकडाउन ने इनके रास्ते जाम कर दिए हैं कि हम 6 महीने यहाँ कालेश्वर में रहते हैं और 6 महीना ऊपर के गांव जुम्मा रहते हैं, और ये महामारी के चलते हुए हम ऊपर गांव कैसे जाएंगे, तो वहाँ पे हमारी खेती होती है। हम नीति साइड रहते हैं, हम बॉर्डर साइड, जो कि हम 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने गांव में रहते हैं, तो हमारी लगभग आधी आजीविका है वहीं से चलती है। हमारे खेतों में आलू होते हैं, राजमा होते हैं, सेब होते हैं, तो अगर हम वहाँ नहीं जा पाएंगे तो बहुत सारी परेशानियाँ होगी हमको। भारत चीन तिब्बत सीमा पर ये गांव गर्मियों में गुलजार रहते हैं और यहीं पर अपनी आजीविका से साल भर ये प्रवासी अपनी गुजर बसर करते हैं, मगर लॉकडाउन ने इनकी जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। प्रभात पुरोहित, न्यूज़ 18, चमोली।
अल्मोड़ा में सरकारी राशन की कालाबाजारी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष के पति की दुकान को सीज कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि दुकान में सरकारी गेहूं चावल की कालाबाजारी हो रही थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। वहीं एक और दुकान को भी सीज किया गया है। राशन है, गरीबों का जो हक है वो किसी और को बेचा जा रहा है, तो इसी के उसमें हम लोग यहाँ पर अभी एनटीटी चौकी में आए हुए हैं और इसमें यहाँ पर मुकदमा यहाँ पर पंजीकृत किया गया है, दुकान को सीज करवा लिया गया है। इधर रामनगर के 1 ग्राम सुंदरखाल के ग्रामीणों ने राशन डीलर पर कम राशन देने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन डीलर कार्ड में तो 15 किलो राशन की एंट्री करता है, लेकिन देता सिर्फ 8 से 12 किलो ही है। जब स्थानीय प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी गई, उन्हें इन आरोपों के बारे में बताया गया तो लिखित शिकायत आने पर ही कार्रवाई की बात प्रशासन की ओर से कही जा रही है। आपके माध्यम से ये संज्ञान में लाया गया है, इसमें निश्चित रूप से जांच कराएंगे और अगर शिकायत सही पाई गई तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। हम इस वक्त खड़े हैं सुंदरखाल गांव में, जहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि जो राशन डीलर यहां पर है वो इनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। वो 8 किलो से लेकर 12 किलो तक राशन दे रहा है, जबकि राशन कार्ड में 15 किलो चढ़ा रहा है। इससे आइए हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या उनके आरोप हैं इस डीलर के विरुद्ध और क्या वो कहना चाहती है। क्या कहना है आपका? मतलब 8 किलो नहीं, अब पहले मिलता था, अब 8 मतलब कम मिल रहा है राशन हमको। और क्या कहनी, चावल पहले बढ़ के मिलता था, चीनी मिलती थी और मटेरियल मिलता था, और अब बिल्कुल ही कम हो गया। 5 किलो गेहूँ मिल रहे हैं और 8 किलो चावल। सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि वो 3 महीने का राशन एडवांस में दे रही है। उसके बाद यहाँ ये हाल है कि जो राशन पहले मिलता था उससे भी कम राशन अब दिया जा रहा है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। और जिस तरह से पुलिस का कहना है कि लिखित में शिकायत आएगी, उसके बाद ही कार्रवाई होगी, तो पुलिस की मिलीभगत की भी आशंका यहां पर जताई जा रही है। इधर लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से सरकारी राशन लेकर जा रहे ट्रक ड्राइवर ने पुलिस पर वसूली और मारपीट का आरोप लगाया। मामला श्रीनगर गढ़वाल का है, जहां पर पुलिस चेकपोस्ट पर सरकारी राशन ले जा रहे ट्रक चालकों के मुताबिक उन्हें रोककर पैसों की डिमांड की गई और डिमांड पूरी न करने पर बेरहमी से उनकी पिटाई हुई। जब पुलिस अधिकारियों को कहा गया तो उनका कहना है कि ट्रक का चालान किया गया है, लेकिन पिटाई की बात गलत है। मेरे से पैसे मांग रहे थे, फिर उसने इतना मारा मेरे को, ये बाजू में और इधर पौड़ीचुंगी में रात्रि में कोई खाद्यान्न का ट्रक आया होगा, तो उसमें सहयोग नहीं किया होगा, तो उसका 250 रुपये का हमने 81 का चालान काटा है। की बात जो है नहीं, ये मिथ्या है, और अगर कोई चीज़ सामने आती तो उसकी जांच करा ली जाएगी। उधर ऋषिकेश में जीवन रक्षक दवाइयों की आपूर्ति सुचारू न होने से डायबिटिक और कार्डिक पेशेंट को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत की वजह से ही गाजियाबाद से कुछ दवाइयां यहां पर नहीं पहुंच पाई हैं, जिसे देखते हुए शासन प्रशासन से बात कर समस्या की जानकारी दी गई है। 1-2 दिन में दवाइयों की आपूर्ति का भरोसा भी मिला है। वो रेगुलर कस्टमर जिसमें डायबिटिक हो गया, कार्डियक पेशेंट्स हो गए, इस तरह के जो है मुख्य रूप से जो है ज़्यादा बाजार में ऐसे रोगियों की ज़्यादा संख्या है और उनको दवाओं की आवश्यकता भी है और उसकी आपूर्ति के लिए हम लोग सतत चिंतित भी हैं। देहरादून में नगर निगम के सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों का कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, मेयर सुनील उनियाल गामा ने फूल डालकर और फूलों की बारिश कर और माला पहनाकर स्वागत किया। ये स्वागत उनके कोरोना जैसी महामारी की जंग में अपने कामों के प्रति निष्ठावान होने की वजह से किया गया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि पूरे प्रदेश में अब कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है, जो लगातार अपना फर्ज निभा रहे हैं। मदन कौशिक ने कहा कि ये सभी वो हैं जो कोरोना को हराने के लिए फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ इस वक्त इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।